लेकिन तब भी पूरा जोर आजमाइश की जा रही है, जनता के बीच ज्यादा से ज्यादा पहुंचने की कोशिशें भी की जा रही हैं। और इस कोशिश में अब देखना यह होगा कि तमाम पार्टियां, जिस तरह से आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं इस रेस में थोड़ी आगे नजर आ रही है, क्योंकि प्रचार अभियान की शुरुआत आम आदमी पार्टी ने काफी दिनों पहले ही कर दी थी। अरविंद केजरीवाल से लेकर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया तक उत्तराखंड के कई बार दौरे कर चुके हैं और इन दौरों का ही नतीजा है कि आम आदमियों से डोर टू डोर कैंपेन में जाकर मुलाकात करने की बातचीत की जाए तो आम आदमी पार्टी इस रेस में आगे नजर आती है उत्तराखंड में। देखना यह है कि कम वक्त में जिस तरह से पार्टियां अब प्रचार अभियान पर निकल रही हैं, पूरी ताकत झोंक रही हैं, क्या जनता के बीच इन तमाम पार्टियों का मैसेज पहुंच पाएगा और जनता को जो ये पार्टियां समझाना चाह रही हैं, क्या उसका असर चुनाव पर नजर आएगा। आज इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ तमाम गेस्ट भी जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन यहाँ पर लगातार जिस तरह से उत्तराखंड में इस समय चुनाव प्रचार प्रसार हावी है, लोगों के बीच में अलग अलग जगहों से नेता पहुंच रहे हैं, ऐसे में ये साफ कहा जा सकता है कि देर से ही सही लेकिन आचार संहिता में थोड़ी ढील होने के बाद अब जब 14 फरवरी को चुनाव होना है तो तमाम पार्टियां अपनी पूरी जोर आजमाइश कर रही हैं और कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं। तो लगातार उत्तराखंड में जिस तरह से तमाम पार्टियों के द्वारा प्रचार प्रसार किया जा रहा है, एक तरफ घड़ी की सुई वोट के दिन के लिए आगे बढ़ रही है और दूसरी तरफ प्रचार अभियान की भी शुरुआत हो चुकी है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए गेस्ट जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। कुलदीप राणा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका। और संगीता शर्मा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। संगीता जी, बहुत स्वागत है आपका भी। संगीता जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, प्रचार अभियान की जो हम बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, उत्तराखंड में इस समय तमाम पार्टियों के दिग्गज नेता डेरा जमाए हुए हैं। कहीं ना कहीं स्टार प्रचारकों की जो सूची है, जो कड़ी है, वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। प्रियंका गांधी भी आज पहुंची हैं, अभी तक तो नहीं पहुंची थी लेकिन अब जरूर पहुंची है। क्या कहना है आपका कि ये तमाम पार्टियां जिस तरह से जोर आजमाइश कर रही हैं, आम आदमी पार्टी क्या इन सब के बीच अपनी जगह बना पाएगी? आम आदमी पार्टी आज से नहीं, बहुत समय पहले से जनता के बीच में जाकर के काम कर रही है। और चाहे हमारी बिजली गारंटी हो, रोजगार गारंटी हो, तीर्थ यात्रा गारंटी हो, महिलाओं को 1,000 रुपए देने की बात हो, या शहीद परिवारों को एक सम्मान राशि 1 करोड़ रुपए की देने की बात हो, हम सारी गारंटी लेकर जनता के बीच लगातार डोर टू डोर जा रहे थे और लोगों से मिल रहे थे। और अभी भी डोर टू डोर लगातार कैंपेन जारी है। और गोपाल राय जी, कैबिनेट मंत्री दिल्ली सरकार, वो इस समय 18 दिवसीय प्रवास के लिए उत्तराखंड में ही है। 26 जनवरी से लगातार वो 12 फरवरी तक उत्तराखंड में ही रहेंगे और उनका डोर टू डोर कैंपेन और जनसभा हर विधानसभा में लगातार जारी है। आज वो हल्द्वानी थे, अभी उनकी चंपावत होनी है, लोहाघाट होनी है। तो इस तरह से लगातार प्रचार प्रसार हमारा चल रहा है। अभी राखी बिरला जी आई हुई थी जी, और सत्येंद्र जैन जी, स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के। तो लगातार हमारे दिल्ली के विधायक और मंत्री भी उत्तराखंड दौरे पर हैं और यहाँ के जो हमारे संगठन के कार्यकर्ता हैं, डोर टू डोर कैंपेन के माध्यम से लगातार लोगों तक अपनी नीतियों को पहुंचा रहे हैं और जुड़ रहे हैं। जी बिल्कुल। संगीता जी, जिस तरह से कर्नल अजय कोठियाल भी लगातार डोर टू डोर कैंपेनिंग में आगे रहे हैं और काफी लंबे समय से वो लोगों से जाकर घर घर मुलाकात कर रहे हैं, क्या आप मानती हैं कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इस रेस में दोनों ही पार्टियों से थोड़ी सी आगे है? देखिए, इन दोनों पार्टियों ने अगर बहुत ज्यादा काम किया होता तो शायद बड़े बड़े स्टार प्रचारक बुलाने की भी आवश्यकता यहाँ नहीं पड़ती। लेकिन कहीं ना कहीं ये दिल्ली के नाम पर भाजपा वोट मांगना चाहती है कि जो सरकार है इनकी सेंट्रल में बहुत अच्छा काम किया है, तो मोदी जी के नाम पर ये यहाँ वोट मांगना चाहते हैं और वहाँ के नेताओं को ये यहाँ बुला रहे हैं। लेकिन संगीता जी, भाजपा यदि केंद्र सरकार के नाम पर वोट मांग रही है तो आम आदमी पार्टी भी तो दिल्ली का ही हवाला देती हुई नजर आती है। आपके पास भी दिल्ली का ही मॉडल है जनता के सामने पेश करने के लिए। हम यहाँ विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए हमारे पास दिल्ली का मॉडल है पेश करने के लिए, क्योंकि अभी हम यहाँ सरकार में नहीं आए हैं। लेकिन उत्तराखंड में भाजपा की बात की जाए तो पिछले 4.5 साल
और पूरे 5 साल जो उन्होंने पूरे किए, तो 4.5 साल में केवल 3 मुख्यमंत्री बदले और विकास का जो काम यहाँ होना चाहिए था वो उस हद तक यहाँ नहीं नजर आया है उत्तराखंड में। तो जो इन दोनों की ही सरकारें आज तक रही हैं, तो 21 सालों में जो काम उत्तराखंड में होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रहा है। जी, हमारे कर्नल अजय कोठियाल जी जो लगातार डोर टू डोर कैंपेन के माध्यम से लोगों से जुड़ रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी को इसका फायदा मिलेगा। और लगातार हमारी वर्चुअल रैलीज भी चल रही है, चाहे वो कर्नल अजय कोठियाल जी की हो या अन्य हमारे जो स्टार प्रचारक हैं। ठीक है, हमारे साथ पवन तोमर भाजपा प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ विजय कुमार बोडाई केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। पवन जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी जी, आवाज आ रही है। जी पवन जी, जिस तरह से वक्त कम बचा है और ऐसे में प्रचार प्रसार अभियान तमाम पार्टियों के द्वारा किए जा रहा है, बीजेपी की यदि हम बात करें तो प्रधानमंत्री पहले ही पहुंच चुके हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंच रहे हैं, उत्तराखंड के तो तमाम नेता मुख्यमंत्री लगातार लगे हुए हैं। क्या आप मानते हैं कि इस रेस में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी थोड़ी सी आगे है? नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल आपकी सहमत नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयासरत है और विकास के मुद्दे को लेकर के उत्तराखंड में हम सभी 70 सीटों पर उतरे हुए हैं। और जहां तक बात आम पार्टी की है, आम पार्टी का तो अभी उत्तराखंड में जन्म ही नहीं हुआ। जी, मैं डोर टू डोर प्रचार की बात कर रही हूँ। कर्नल अजय कोठियाल जिस तरह से उत्तराखंड में लंबे समय से लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में पहुंचने का जो टारगेट उन्होंने रखा है उसे वो पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। जी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के अनेक केंद्रीय नेताएं, हमारे जो कोर कमेटी के लोग हैं, वो सभी जगह 70 के 70 विधानसभा पर लगातार जनसंपर्क में है। आज हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी रुड़की के अंदर हैं। इसी तरह से हमारे प्रदेश अध्यक्ष आज जो है हरिद्वार और ऋषिकेश के अंदर हैं। और हमारे जितने भी शीर्ष नेतृत्व है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जैसा कि आपने अभी कहा भी है, हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ पूरा का पूरा कैंपेन शुरू कर चुके हैं। हमारे आदरणीय जेपी नड्डा जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो लगातार उत्तराखंड के। जी बिल्कुल, हमारे साथ विजय कुमार बोडाई भी बने हुए हैं। विजय जी, समय बहुत कम है लेकिन प्रचार बहुत ज्यादा करना है। 14 फरवरी बहुत नजदीक आ चुकी है। क्या लगता है आपको, इतने कम समय में यूकेडी के तमाम कार्यकर्ता कैसे जनता के बीच में पहुंचेंगे? क्या तैयारी और क्या प्लानिंग चल रही है आप लोगों की? निश्चित रूप से समय कम है, लेकिन लगातार प्रयास जारी है, प्रचार कार्यक्रम चल रहे हैं और सभी कार्यकर्ता और सभी पार्टी प्रत्याशी, सभी लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों में। हमारे केंद्रीय अध्यक्ष माननीय काशी सिंह आर्य जी और हमारे संरक्षक पवार जी और रतुड़ी जी लगातार जनसंपर्क बनाए हुए हैं। तो प्रचार कार्यक्रम पूरे तरह के से चल रहा है। कुछ लोग ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं अपने को, वो नहीं है। हम लोग अपने धरातल पे जो काम कर रहे हैं वो चल रहा है, पूरा प्रचार कार्यक्रम चल रहा है। जी बिल्कुल, हमारे साथ कुलदीप राणा वरिष्ठ पत्रकार भी बने हुए हैं, उनके पास जाएंगे। कुलदीप जी, जिस तरह से तमाम पार्टियां उत्तराखंड में इस समय प्रचार प्रसार कर रही है, अब समय बहुत कम बचा है, रैली का समय जा चुका है, डोर टू डोर कैंपेनिंग का वक्त बचा है। क्या लगता है आपको, कौन सी पार्टी इसमें बाजी मारने वाली है और क्या वाकई में जनता जिन लोगों को सामने से प्यार दे रही है वो वोट में भी तब्दील होगा? देखिए प्रियंका, पहले तो मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि चुनाव जो है वो सरकार द्वारा नहीं बल्कि संगठन द्वारा लड़ा जाता है जी। और उत्तराखंड में अगर संगठन की स्थिति देखें तो भाजपा और कांग्रेस, इन दोनों की संगठन की स्थिति उत्तराखंड क्रांति दल और आम आदमी पार्टी की अपेक्षा काफी मजबूत है जी। और इन दोनों में भी जो भाजपा का जो संगठनात्मक ढांचा है वो काफी मायनों में बेहतर कहा जा सकता है। जहां तक पिछले कुछ वर्षों से उत्तराखंड में भाजपा ने अपनी संगठनात्मक स्थिति को बहुत ज्यादा आपने ठीक कहा कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के लिए पहला चुनाव होने की वजह से अभी उत्तराखंड में उनको अपना संगठन भी स्टैब्लिश करना है। हालांकि चुनाव से पहले ही उनके संगठन की कई गांठें टूटी गई हैं और उनके कई कार्यकारी अध्यक्ष छोड़ के चले गए। कई ऐसे नेता जो भाजपा छोड़ करके, कांग्रेस छोड़ करके आम आदमी पार्टी में आए थे, उन लोगों ने अंतिम समय में पार्टी से त्यागपत्र दे दिया है ना। अभी एक लेफ्टिनेंट जनरल हैं जो पार्टी छोड़ के गए हैं, तो इसके अलावा एक आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, उन्होंने भी पार्टी से त्यागपत्र दिया है। तो अभी आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में अपने संगठन को स्टैब्लिश करने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि चुनाव सर पर है
तो दोनों व्यवस्थाओं को लेकर के चलना एक कड़ी चुनौती है। लेकिन जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस की स्थिति, कांग्रेस के पास एक नेतृत्व को लेकर के स्पष्टता तो है, लेकिन संगठन को लेकर के और संगठन में जो अंतर कला है, जिस तरह से चीजें निकल करके आई है समय समय पर, तो उसको देख करके लगने लगता है कि वो चुनावी मैदान में क्या किस तरह से परफॉर्म कर पाएगी, ये तो आने वाले समय में ही देखा जाए। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर आपका कहना है कि भाजपा संगठन के तौर पर मजबूत है, यकीनन बड़ी पार्टी है, मजबूत है, ज्यादा कार्यकर्ता है, लेकिन आम आदमी जिस तरह से कोशिश करती हुई नजर आ रही है, कि आपको लगता है कि उस कोशिश का फल उत्तराखंड में मिल सकता है? देखिए प्रियंका, कोशिशें तो सारे दल कर रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है कि आम आदमी पार्टी भी इन्हीं शुरुआत कोशिशों में जुटी हुई है कि वो ज्यादा से ज्यादा जनता तक पहुंचे और अपना जनसंपर्क, इसी क्रम में उसने अपने जनसंपर्क अभियान को भी बढ़ाया है। अब ये बहुत कुछ इस बार जनता पर निर्भर करता है, क्योंकि प्रियंका मैं आपको बताऊं कि हमने पिछले कई वर्षों के में उत्तराखंड में अभी तक 4 लोकसभा विधानसभा चुनाव हुए हैं, और हमने देखा है कि पिछले 3 विधानसभा चुनाव में जन की अपेक्षा जो इस समय जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में जनता सुन सबकी रही है, लेकिन इस समय अपनी मन की बात किसी को नहीं बता रही है जी। तो मतदाता के मन की टोह लेना इस समय थोड़ा हम पत्रकारों के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण हो गया है। हालांकि कई सीटों पर जो टिकटों के आवंटन हुए हैं, उससे कुछ स्थिति स्पष्ट होती नजर आ रही है कि हाँ, यहाँ पर भाजपा आगे है, बिल्कुल। यहाँ पे कांग्रेस आगे है। जी कुलदीप जी, आप दोनों ही बने रहिएगा हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा। तो हम देवभूमि के दंगल में लगातार चर्चा कर रहे हैं, जिस तरह से समय बहुत ही कम बचा है, लेकिन प्रचार प्रसार जिस तरह से तमाम पार्टियों के द्वारा किया जा रहा है, बड़ा सवाल ये है कि क्या ये प्रचार प्रसार और डोर टू डोर कैंपेन के माध्यम से जनता के मन तक ये तमाम पार्टियां पहुंच पाएंगी, और इसका नतीजा चुनाव में पार्टियों को मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए के न्यूज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। याद है, पहले अपराधी बेखौफ घूमते थे और हम अपने घरों में डर कर बैठे रहते थे। आए दिन अखबारों में किस्से छपते थे फिरौती के, और आज हम बेखौफ घूमते हैं और अपराधी जेलों में रो रहे हैं। अरे कितने साल हम डर कर रहे और कितने चैन से, हिसाब लगा लीजिए ना। सीधी बात, जो अपराधियों को ठोक देंगे हम उसी को वोट देंगे। नमस्कार। सोच ईमानदार, काम असरदार। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। आज मैं कहना चाहता हूं, के पीछे किया जिन्होंने भारत माता को डायन कहा था। बिचौलिया राज खत्म हो गया है, नौकरियां बिना भेदभाव के मिल रही हैं, बिना भ्रष्टाचार डबल राशन मिल रहा है, गरीब किसान हितैषी कामों से आप तो जानते हो, मैं पहले ही अपनी वार्ता में मैंने आपको बताया, जो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो पूरी तरह से उलझ गए हैं।
ये है कि हम इतिहास का विद्यार्थी की बात आप लोगों को होगी। फ्रांस में विद्रोह हुआ था और मुक्केबाजों ने संगठन बनाकर के कब्जा किया था, और वही करना चाहती है। लेकिन मुझे भरोसा है आप मीडिया लोगों पर और उत्तर प्रदेश की आम जनता पर। आम जनता इन गुंडों को, बदमाशों को, माफियाओं को उनकी असली जगह जेल भेजने का काम करी। जिन व्यक्ति ने आज कहा क्योंकि चुनाव प्रक्रिया चल रही है हम बोलना नहीं चाहते, लेकिन कानून का राज प्रदेश में जब दोबारा स्थापित होगा तो आप देखेंगे ऐसे लोगों को हम जेल भेज करके और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। तरफ उनके मन में तीस ये है कि हम सत्ता पर कब्जा कर ले। मैं इतिहास पढ़ता था, मैं इतिहास का विद्यार्थी वैसे तो नहीं हूं, लेकिन फ्रांस की बात आप लोगों को याद होगी। फ्रांस में विद्रोह हुआ था और मुक्केबाजों ने संगठन बनाकर के बलात् सत्ता पर कब्जा कर लिया था, और वही हाल है। गुंडों की फौज सत्ता पर कब्जा करना चाहती है। लेकिन मुझे भरोसा है आप मीडिया लोगों पर और उत्तर प्रदेश की आम जनता पर। आम जनता इन गुंडों को, बदमाशों को, माफियाओं को उनकी असली जगह जेल भेजने का काम करी। जिन व्यक्ति ने आज कहा क्योंकि चुनाव प्रक्रिया चल रही है हम बोलना नहीं चाहते, लेकिन कानून का राज प्रदेश में जब दोबारा स्थापित होगा तो आप देखेंगे ऐसे लोगों को हम जेल भेज करके और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। मंत्री जी एक बात बताइए कि अभी आपने जो कहा कि इस बार पंचर नहीं करेंगे बल्कि पूरी रिम निकाल देंगे, सिर्फ फ्रेम बनेगा, तो ये भी क्या बाहुबल की ओर इशारा है? मान्यवर, मैंने जनता के लिए कहा है, जनता निकाल लेगी, मैं कैसे कर सकता हूँ दादा? मैं गरीब जनता दादा, आप तो अब समझते हो यार अभिषेक भाई, तुमसे वैसे सब लोग खबरदार रहते हैं। वही है ना, ये वही है ना, दिन भर तुम लोगों को परेशान करते हैं ना, ये जहां जहां जाएंगे सबको दौड़ाते हैं ना। नहीं है मतलब आप इनको खारिज कर रहे हैं, कम परेशान करते हैं भैया। देखिए पूरे प्रदेश में 403 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मजबूती से लड़ रहे हैं और जनता का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। यह हमारे नेतृत्व का विषय है, किस कार्यकर्ता कहां लड़ा था। सभी कार्यकर्ता मिलजुल करके जनता के आशीर्वाद से भारी बहुमत से जीत रहे हैं। और एक बात मैं बता दूं, केवल भाजपा का कार्यकर्ता जो 5 वर्ष जनता के बीच में रह करके काम करता है, ये सब जानते हो। केवल चुनाव आता तभी दारुसभा के आसपास टकरा के कुर्ता पैजामा सर्दी खरीदते, भीड़ तो देखे होगे। भाजपा कार्यकर्ता को दारुसभा में नहीं मिलेगा, वो परमानेंट कुर्ते वाला है। आपके पुराने सहयोगी थे सौम्य प्रसाद मौर्य, उनकी जो सीट थी वो आज समाजवादी पार्टी ने बदल दी है। अभी देखे रहो क्या क्या बदले। आपको बीजेपी ने कैंप से टिकट दिया है, वहां से समाजवादी पार्टी के राजीव गांधी जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, कितना आप मानते हैं वहां पर टक्कर है? कैंप की सीट कितना कठिन? टक्कर कोई नहीं, वो भी अपना भाई है यार, वो भी अपने साथी है, तुम समझ लो। मैं सबका आशीर्वाद मांगता हूं। मैं देखिए मेरा कोई विरोधी नहीं है, मैं सबके चरण छूकर आशीर्वाद मांगता हूं और जनता जनार्दन में प्रणाम करता हूं, हमें आशीर्वाद प्रदान करें और आप सब भी आशीर्वाद दो भैया। धन्यवाद। तो ये थे कानून मंत्री ब्रजेश पाठक, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। साफ तौर पर उन्होंने बोला है कि सभी 403 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार लगातार मेहनत कर रहे हैं और जनता उन सभी को अपना आशीर्वाद देगी। तो साफ तौर पर यहाँ पर बेहद चुटीले अंदाज में कहते हुए नजर आए। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर भी सवाल किया गया तो उनका कहना था कि वो किसी को विरोधी नहीं मानते। और इसके बाद बात करेंगे देवभूमि की दंगल में। आज हम चर्चा कर रहे थे समय कम प्रचार ज्यादा, जिस तरह से तमाम पार्टियां लगातार उत्तराखंड में लोगों के बीच में पहुंच रही हैं। बड़े बड़े नेता भी उत्तराखंड में इस समय लोगों के बीच पहुंचकर अपनी अपनी पार्टी को वोट देने के लिए अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कौन सी पार्टी इसमें बाजी मारती है, कौन संगठनात्मक तौर पर ज्यादा मजबूत नजर आती है, उसी को लेकर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तमाम गेस्ट हमारे साथ बने हुए, कुलदीप राणा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए, संगीता शर्मा आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता बनी हुई है, इसके अलावा पवन तोमर भाजपा प्रवक्ता भी हमारे साथ बने हुए हैं। जी पवन जी, जिस तरह से लगातार हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, बीजेपी का संगठनात्मक ढांचे की यदि हम बात करें तो बड़ा ढांचा है, कार्यकर्ता लगातार भारी मात्रा में काम करते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस बार कांग्रेस की भी यदि बात की जाए तो पूरी तरह से जोर लगाती हुई नजर आ रही है। आज तो प्रियंका गांधी महासचिव भी पहुंची है उत्तराखंड में। क्या कहना है आपको, उत्तराखंडियत का जो नारा कांग्रेस के द्वारा दिया जा रहा है, क्या कहीं भाजपा के लिए खतरा है? जी प्रियंका जी, मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं कि वो जो नारा दे रहा है भाजपा के लिए कोई खतरा है। मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी प्रकार का कोई भी खतरा नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है और विकास के मुद्दे को लेकर के
हमारे सभी 70 की 70 विधानसभा पर प्रत्याशी मैदान में डटे हुए हैं जी। जहां तक बात संगठन का, हमारा भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक बहुत मजबूत तरीके से यहाँ पर कारगर तरीके से कार्य कर रहा है, चाहे वो संगठन हो, चाहे वो सरकार में जो हमारे मंत्री लोग हैं, चाहे वो लोग हों, और चाहे हमारे मातृ संगठन के लोग हों, चाहे वो किसी भी प्रकार के हमारे मातृ संगठन के भी लोग लगे हैं, और कई एंगल से हम अपने प्रचार में लगे हुए हैं। छोटी छोटी की वर्चुअल बैठकें, छोटी छोटी बैठकें, नुक्कड़ बैठकें, नुक्कड़ नाटक, सभी कार्य योजना हमने तैयार करने के बाद उस कार्य को धरातल ठीक पर है। उतारे हुए हैं। पवन जी योजनाएं आपने जरूर बनाई है, लेकिन जो वादे आपने पिछली सरकार में जनता से किए थे वो तमाम वादे पूरे नहीं हुए। बेरोजगारी की बात यदि कर ली जाए, पलायन रोकने की बात की थी, उसको लेकर पूरी तरह से काम कर यहाँ पे जो होना चाहिए था वो हुआ नहीं है, तो ये जवाब भी तो जनता आपसे मांगेगी। प्रियंका जी, जहां तक विकास के कार्य को लेकर है, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड के लिए जितना विकास कार्य किया है इतना किसी ने शायद किया हो। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी आए, लाखों की योजनाओं का लोकार्पण अभी उन्होंने किया है, जिसपे बहुत सारा काम चल रहा है। चुनाव से 2 महीने पहले पवन जी, ठीक चुनाव से 2 महीने पहले, 5 साल से आप सरकार में थे। चुनाव से पहले भी हमने देखे, रेल करण प्रयाग का मार्ग हमने प्रशस्त किया है, और आज जिसको स्वप्न उत्तराखंड के लिए स्वप्न माना जाता था कि रेल चलेंगी भी नहीं चलेंगी, पहाड़ों में रेलों को चढ़ा है, और इससे जहां तक मैं समझता हूं पर्यटन के विकास में भी बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। और विकास तो हम जितना भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो महिलाओं को लेकर के क्या हो, चाहे वो अपने किसानों के लिए क्या हो, चाहे वो उत्तराखंड मूल निवासियों के लिए क्या हो, अभी गैर शरण को देखें, ग्रीष्मकालीन वहां से हमने जो है राजधानी बनाई है, और उस राजधानी के पे हमने सत्र भी वहां चालू किए हैं, और चाहे महिलाओं ठीक है गैरसैंण को भी, लेकिन पवन जी गैरसैंण को भी संपूर्ण राजधानी बनाने पर विचार किया जाना चाहिए था। आपने अपने एजेंडे में ये बात रखी भी थी, उसको इम्प्लीमेंट किया है और धरातल पर उतारने की एक तरह से पूरी कोशिश की है, और उस कोशिश में हम कामयाब भी हुए हैं। ठीक है, हमारे साथ कुलदीप, ठीक है आपके पास वापस आती हूँ, आपने तमाम बातें कही हैं। कुलदीप जी, यहाँ पर बीजेपी ने जिस तरह से बोला ऑल वेदर रोड तो वाकई में सराहनीय कदम है, ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन उसके अलावा जितने वादे पिछली सरकार में किए थे, क्या आपको लगता है कि तमाम विकास भाजपा के द्वारा ही उत्तराखंड में किया गया है? देखिए प्रियंका, अभी भाजपा प्रवक्ता ने जो बातें बताई हैं उनमें से आपने गौर किया होगा कि उनमें से 90% बातें केंद्र सरकार की है जी। 90% केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की है ना, ठीक है ना, और चुनाव विधानसभा का हो रहा है, लोकसभा का नहीं। केंद्र सरकार अगर भाजपा प्रवक्ता बताएं कि ये चुनाव केंद्र सरकार का है या राज्य सरकार का है, ये विधानसभा का चुनाव है या लोकसभा का चुनाव है? जी जवाब सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र में है, और भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार के बाद उत्तराखंड भाजपा के पास पार्टी जनता को दिखाने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है पवन जी, आप एक बार पवन जी एक बार शांत हो जाइए। आप कुलदीप जी की बातें सुन लीजिए, फिर उनकी बातों का जवाब दीजिएगा। यदि आप बीच में बोलेंगे तो विचार कहाँ सुन पाएंगे, सुन तो लीजिए वो कहना क्या चाह रहे हैं। जी कुलदीप जी। देखिए प्रियंका, 2017 में उत्तराखंड की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा करके एक अविश्वसनीय बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया था। 57 विधायकों में 70 में से 57 विधायकों का जो प्रचंड बहुमत भाजपा को मिला था, और उसके बाद उत्तराखंड की जनता ने एक स्वप्न देखा था, शायद ये जो दिवा स्वप्न साबित हुआ कि उत्तराखंड में अब परिवर्तन आएगा, उत्तराखंड में परिवर्तन की बहार आएगी, विकास की बहार आएगी। लेकिन अगर पिछले 5 साल के राज्य सरकार की अगर हम बात करें तो राज्य सरकार, उत्तराखंड की भाजपा सरकार जनता के कटघरे में है, इसमें कोई लड़ाई नहीं है। जनता का यहाँ स्पष्ट कहना है कि हमें प्रधानमंत्री मोदी जी से कोई बैर नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड की झोली भरी, पहले भी भरी थी, इस बार भी भरी है, लेकिन राज्य सरकार से जो जरूरत थी, जो राज्य के स्थानीय मुद्दे थे, जिसमें ठीक है आप सभी, ठीक है कुलदीप जी आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा। देवभूमि के दंगल में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, जिस तरह से समय कम है, प्रचार ज्यादा पार्टियों के द्वारा किया जा रहा है, कोशिशें की जा रही हैं, ये कोशिशें कहां तक कामयाब होंगी, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए के न्यूज। आप देख रहे हैं
खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। देवभूमि के दंगल में कम वक्त प्रचार ज्यादा, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। सभी गेस्ट हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जिस तरह से उत्तराखंड में अब तमाम बड़ी हस्तियां पहुंच रही हैं, आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, तो कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचने वाले हैं। डोर टू डोर कैंपेन के जरिए लोगों से प्रचार कर अपनी अपनी पार्टियों को वोट देने की अपील करते हुए नजर आए में। ऐसे में बड़ी बात यह है कि इतना कम समय में जिस तरह से लोगों के बीच अपनी बातें पहुंचाने का काम पार्टियां कर रही हैं, क्या लोग वाकई उन बातों को समझेंगे? और उत्तराखंड में इस समय वोटरों की मंशा क्या है, वो साइलेंट नजर आ रही है। साफ तौर पर यह देखना होगा कि 14 फरवरी को जब वोट पड़ते हैं तो आखिर किस पार्टी का प्रचार प्रसार, किस पार्टी के लोगों की मुलाकात रंग लाती है। तो हमारे साथ लगातार तमाम गेस्ट जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ वसीम जैदी भी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम जी, बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह से लगातार हम समय कम है और प्रचार ज्यादा सभी पार्टियों को ये करना हो रहा है, आज कांग्रेस महासचिव भी उत्तराखंड में पहुंची हैं। उत्तराखंडियत का ये जो नया नारा कांग्रेस के द्वारा दिया गया है, हरदा के द्वारा दिया गया है, क्या लगता है आपको कि क्या उत्तराखंडियत के सहारे इस बार नैया पार लग पाएगी कांग्रेस की? जी धन्यवाद प्रियंका जी, एक अच्छे मुद्दे पर आपने बहस की है और डिबेट रखी है उत्तराखंड का। कई सारे ऐसे अहम मुद्दे हैं जिनके ऊपर मैं चर्चा करना चाहूंगा। मैं देर से आपके इस डिबेट कार्यक्रम में शामिल हो पाया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है प्रियंका जी? जी बिल्कुल वसीम जी, आपकी आवाज आ रही है। जी प्रियंका जी, आज हमने अपना प्रतिज्ञा पत्र, आज हमने उसका लोकार्पण हमने किया है। हमारा प्रतिज्ञा पत्र 4 धाम 4 काम के नाम पर उत्तराखंड स्वाभिमान को आगे बढ़ाने के लिए आज हमने इसका लोकार्पण किया और 4 अहम मुद्दे हमने अपने इस प्रतिज्ञा पत्र के अंदर रखे, जिसमें हम 40,000 तक गरीब लोग के परिवार को सालाना हम उन्हें मदद पहुंचाएंगे और 4 लाख युवाओं को हम रोजगार देंगे जी। और इसके अलावा गैस सिलेंडर के दाम हम लोग 500 के पार किसी भी हाल में नहीं जाने देंगे, भले ही केंद्र की जो निकम्मी सरकार है वो कितने ही टैक्स लगा ले, लेकिन उत्तराखंड के अंदर हम 500 से ज्यादा सिलेंडर के दाम नहीं जाने देंगे। और उत्तराखंड के हर गांव हर द्वार तक हम स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाएंगे, क्योंकि कोरोना काल में हमने बहुत करीब से देखा है कांग्रेस के कार्यकर्ता ने जितना हमसे हर संभव मदद हो पाई हमने की है। कि हमारा प्रयास यही रहा कि कोविड के काल के अंदर जैसे सरकार ने बिल्कुल हाथ छोड़ दिए थे लोगों को, जी वसी जी फोन के अनम्यूट बटन को चेक कर लें आप। जी वसी जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? ठीक है, आपके पास वापस आने की कोशिश करेंगे। संगीता जी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। संगीता जी, कांग्रेस का आज प्रतिज्ञा पत्र जारी हुआ है, तमाम बातें अपने प्रतिज्ञा पत्र की यहाँ पर वसी जी गिना रहे थे। क्या आपको लगता है कि ये सब चुनावी लोक लुभावने वादे हैं, जनता को रुझाने के लिए एक बार फिर से? देखिए, आज भी कांग्रेस हो या बीजेपी, वो स्वास्थ्य के नाम पर, शिक्षा के नाम पर वोट मांग रहे हैं। तो ये बहुत ही शर्म की बात है, क्योंकि पिछले 21 वर्षों में इन दोनों की ही सरकार रही है और स्वास्थ्य व्यवस्था को जैसे हमने उत्तराखंड में देखा है कि आज भी माताएं बहनें प्रसव के दौरान रास्ते में दर्द होती हैं। जी बिल्कुल वसी जी, आपको भी मैं मौका देती हूँ, संगीता जी को सुन लेते हैं फिर आपके पास आते हैं। तो आम आदमी पार्टी ने एक मेरे सपनों का उत्तराखंड 9 नवंबर को कैंपेन लॉन्च किया था कर्नल अजय कोठियाल जी ने। उसके तहत सुझाव मांगे गए थे कि हम अपने उत्तराखंड को कैसा देखना चाहते हैं। तो 71,249 लोगों ने अपने सुझाव हमें भेजे हैं। तो उन सुझावों के तहत आम आदमी पार्टी अपना मैनिफेस्टो बहुत जल्द तैयार करके और जनता के सामने रखने वाली है। ठीक है वसी जी, वर्षों में ठीक है जी। प्रियंका जी, मेरी बात पूरी नहीं हो पाई थी। जी बिल्कुल वसी जी, उत्तराखंड स्वाभिमान प्रतिज्ञा पत्र के नाम से हमने अपना घोषणा पत्र आज जारी किया है और मैं आपको बताता हूं कि हमारा घोषणा पत्र प्रतिज्ञा पत्र है
और इस प्रतिज्ञा पत्र को तैयार करने के लिए उत्तराखंड ने हर वर्ग, हर क्षेत्र के लोगों से जुड़ने के बाद, उनकी सलाह के बाद हमने इस प्रतिज्ञा पत्र को जारी किया है। श्रीमती प्रियंका गांधी जी के आज से हमने अपने इस घोषणा पत्र की शुरुआत की है और उत्तराखंड के हम एक एक नागरिक से वादा करते हैं कि अपने प्रतिज्ञा पत्र का हम एक एक वादा निभाएंगे और ये सरकार का ध्येय होगा। उत्तराखंड के अंदर सरकार आएगी कांग्रेस की, उसका ध्येय होगा कि उत्तराखंड के हर वर्ग, हर क्षेत्र और अंतिम छोर तक हम अपनी जो हमारी घोषणा पत्र के अंदर जो हमारे मुद्दे हैं उन्हें हम ले जाने का काम करें। ठीक है वसी जी, यकीनन आपके जो वादे हैं वो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, सुनने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन एक दुखद बात यह है कि 21 सालों के बाद, एक जवान राज्य हो जाने के बाद, यदि हम अभी भी शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करते हैं, हालांकि ये सच्चाई है कि ये तमाम चीजें वहां पर हुई नहीं है, लेकिन इसके लिए दोनों ही पार्टियों को जिम्मेदार माना जाता है, कांग्रेस को भी और भाजपा को भी। कुलदीप जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कुलदीप जी, 21 साल का राज्य हो चुका है, तमाम राज्य, 21 साल का वक्त लंबा वक्त होता है। क्या आपको लगता है कि हम 21 से 25 और उसके बाद 25 से 30 तक शिक्षा, स्वास्थ्य और जिस तरह से पहले भारत में बात आती थी कि गरीबी हटाओ, इन्हीं ढर्रे पर चलते रहेंगे, इसके आगे बढ़ के कभी सोच नहीं पाएंगे क्योंकि विकास हो ही नहीं पाता? देखिए, जब किसी जो राज्य है, जब नेतृत्व की अभाव में जब राज्य आगे बढ़ रहे हो और नेतृत्व के अभाव में जब राजनीतिक दलों में दल आगे बढ़ रहे हो, तो राज्य की जो स्थिति है वो इसी प्रकार की होती है जिस प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही है। सामने यहाँ 20 सालों में इस राज्य ने सब कुछ देखा, आपदाएं भी देखी, ये राज्य आपदाओं से उबर करके उठ खड़ा हुआ, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व के अभाव में इस राज्य के विकास को जो गति मिलनी चाहिए थी वो गति नहीं मिल पाई। मुख्य अंतरकल है सरकारों का, आधे में मुख्यमंत्रियों का बदल जाना, ये तमाम बातें ऐसी रही। योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में देरी, एक मुख्यमंत्री ने कोई योजना तैयार की तो आधे में जब उनका कार्यकाल उनको हटा दिया गया तो दूसरे में वो चीजें बढ़ नहीं पाई। ये तमाम ऐसे विषय हैं जिन्होंने इस राज्य को और इस राज्य की विकास की गति को प्रभावित किया। वसी जैदी जी, जवाब दीजिएगा। अस्थिरता की भी यदि हम बात करें तो एक तरफ कांग्रेस भी अभी तक मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर अपना घोषणा नहीं कर रही है, साफ तौर पर कहना है बाद में करेगी, और बीजेपी ने भी जिस तरह से 3-3 मुख्यमंत्री दिए हैं, दोनों ही पार्टियां अस्थिरता को लेकर उत्तराखंड में जिम्मेदार है, बराबर की जिम्मेदार है। प्रियंका जी, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि मेरे नाम स्क्रीन पर वसीम लिखा आ रहा है जी, मेरा नाम वसी जैदी है जी, मैं आपको वसी बोल रही हूँ, मैं अपनी टीम से अनुरोध करती हूँ आपके नाम को यहाँ पर ठीक किया जाएगा, माफ कीजिए जी। और आपने 21 साल की बात कही थी प्रियंका जी, मैं आपको याद दिलाता हूँ कि अंतरिम सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी थी, 1-1.5 साल में इन लोगों ने 2 मुख्यमंत्री बदले जी। उसके बाद एक हमने स्थायी सरकार 2002 से लेकर 2007 तक दी। स्वर्गीय एनडी तिवारी जी के कार्यकाल के अंदर उत्तराखंड के अंदर जो काम हुए हैं, आज तक उस लकीर के आधे तक भी भारतीय जनता पार्टी नहीं पहुंच पाई है। जो लकीर हमने तय की थी, जो माइलस्टोन हमने तय किए थे, उसके आधे तक भी नहीं पहुंच पाई। उसके बाद जनता ने फिर भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया और यूकेडी के साथ मिलकर इन लोगों ने सरकार चलाई। उसके बाद ये लोग सिर्फ अपने जेबें भरने में, केंद्र सरकार को मदद करने में, केंद्र सरकार के साथ इनका तालमेल इतना खराब था। मैं आपको याद दिलाता हूँ कि केंद्र सरकार, जब निशंक जी का कार्यकाल था तो निशंक जी के कार्यकाल के अंदर हमारी सरकार थी उस वक्त उसमें केंद्र में, तो हम लोग की इच्छा थी कि हम कोटद्वार के अंदर टाटा का वहां पर प्लांट हम लोग लगाना चाहते थे। केंद्र सरकार कांग्रेस की चाहती थी कि उत्तराखंड का टाटा का प्लांट आए। ये लोग हमें 1.5-2 साल की वर्किंग एक्सरसाइज के बाद भी लोग हमें जगह निर्धारित नहीं कर पाए। निशंक जी के कार्यकाल की मैं आपको बात बताता हूँ। 2012 में फिर जनता ने हमें मैंडेट दिया और फिर हमने उन चीजों को, जो हम मुद्दे बीच में अधूरे रह गए, तो उन मुद्दों को विकास के लेकर हम आगे बढ़े। केदारनाथ जैसी भयावह आपदा से हमें जूझना पड़ा। उसके बाद भी श्री हरीश रावत जी ने कसम खाई थी कि जब तक मैं केदारनाथ के पीड़ितों में एक को न्याय नहीं दिला पाता हूँ, जो मुआवजा नहीं दिला पाता हूँ, उनका मकान नहीं दिला पाता हूँ, तो मैं अपने घर में इतने नहीं जाऊंगा। मुख्यमंत्री का पूरा उन्होंने जो टेन्योर था, उन्होंने एक बीजापुर गेस्ट हाउस से जी। वसी जी, यदि इतना ही अच्छा काम किया कांग्रेस ने, तो फिर जनता ने नकार क्यों दिया अगले चुनाव में आपको? देखिए, लोकतंत्र की हत्या हुई थी 2016 में, लोकतंत्र की हत्या इन लोगों ने की। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लोगों को तोड़ना जानती है, पैसे का, धन बल का। ये लोग जो एक, देखिए वसी जी, अपनी असफलता छुपाने का ये बहुत अच्छा जुमला है कि लोकतंत्र की हत्या आप बता दें। अभी आप बता रहे हैं, कल को कोई दूसरी पार्टी बताएगी।
लोकतंत्र की हत्या हुई थी 2016 यदि आप कह रहे हैं कि आपने आपदा के दौरान इतना बेहतरीन काम किया तो जनता ने क्यों नकार दिया आपको? परिणाम कांग्रेस के साथ साथ उत्तराखंड की एक जनता को झेलना पड़ा था। 2 बार इन लोगों ने राष्ट्रपति शासन उसके बीच में लगाया। हरीश रावत जी हाई कोर्ट से ठीक है हमारे साथ, ठीक है वसी जी आपकी बात मैंने सुन ली है। वसी जी आपकी बात मैंने सुन ली है। हमारे साथ कुलदीप राणा जी भी बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है वहां के, जानते हैं उनसे कि जो दावे आप कर रहे हैं उन दावों में कितनी सच्चाई है। जी कुलदीप जी, वसी जी का कहना है कि बहुत कुछ कांग्रेस ने किया है और बीच बीच में जो करना भी चाह रहे थे वहां पर भाजपा ने रोड़े लगा दिए, इसलिए कांग्रेस का काम नहीं हो पाया। देखिए निसंदेह हरीश रावत उत्तराखंड में एक बेहतर जननेता के रूप में जाने जाते हैं, इसमें कोई दुराई नहीं जी। और जनता ने उनको लेकर के स्वीकार्यता भी है, इसमें भी कोई दुराई नहीं है। लेकिन उनका ये जनाधार जनमत में कितना बदलेगा ये तो चुनाव के बाद ही पता लगेगा जी। लेकिन जहां तक लोकतंत्र की हत्या की बात हुई थी तो लोकतंत्र के हत्यारों को, जो उसके पापी थे, जिन्हें हरीश रावत जी लोकतंत्र के हत्यारे कहते थे, जिन्हें लोकतंत्र के पापी कहा गया, कांग्रेस के पापी कहा गया, उन्हें तो कांग्रेस पार्टी ने अपने दल में वापस ले लिया। हरक सिंह रावत इसका प्रबल उदाहरण है जी। मैं इसका जवाब देता हूँ। जहाँ तक ये तमाम सारी चीजें हैं, लेकिन क्योंकि इस राज्य के लिए जो बुनियादी व्यवस्थाओं को लेकर के जो दूरगामी योजनाओं की जहां तक जरूरत थी, उन मुद्दों को लेकर के मैं यहाँ कोई भी दल ऐसा नहीं दिखाई दिया पिछले 20 सालों में जिसने ऐसा दूरदर्शी परिणाम दिया हो, जिसकी वजह से राज्य को एक नया मुकाम हासिल करने की दिशा में उसने कोई कदम बढ़ाया हो। आज भी राज्य में मूल निवास और स्थायी निवास के मुद्दे जीवंत हैं। आज भी राज्य में भू कानून को लेकर के जनता में आवाजें उठती रही हैं। यहाँ जमीनों को लेकर के लैंड माफिया बड़े स्तर पे सक्रिय रहे हैं। आज भी उत्तराखंड में शराब कारोबारियों की बल्ले बल्ले रही है, चाहे सरकारें किसी की भी रही हों, लेकिन आबकारी नीति को लेकर के पुख्ता नीति निकल करके आई हो ऐसा देखने को नहीं मिला है। खनन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। आज भी सरकारें किसी की भी आई हो, लेकिन खनन की खनक ने जो है सारे नेताओं को अपने इशारों पर नचाया है। तो ये तमाम सारी चीजें हैं जो राज्य के राजस्व के लिए आधार हो सकती थी। ठीक है वसी जी, इन बातों का जवाब दीजिएगा, फिर मैं संगीता जी के पास जाऊंगी। जी कुलदीप जी की बात का मैं स्वागत करता हूं कि वाकई में हरीश रावत जी सबसे बड़े जननेता हैं जो पूरे उत्तराखंड के नेता माने जाते हैं। और हम लोग, आपको बताता हूं प्रियंका जी, कि हम लोग मेरा गांव मेरा पहाड़ मेरा गौरव, मेरा गांव मेरा अभियान, मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ, ऐसी कई योजना लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे थे। 2017 के बाद एक ऐसी सरकार मिली जो सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने का काम करती रही, डबल इंजन के तौर पर, और डबल इंजन देहरादून में ही कहीं खड़ा रहा, जो पहाड़ एक कदम भी नहीं चढ़ पाया। उस एक इंजन को बार बार केंद्र सरकार बदलती रही, 3 इंजन बदल लिए, उसके बावजूद तो इंजन चढ़ाई नहीं कर पाया। तो मैं आपको बताता हूं कि हमारा घोषणा पत्र के अंदर हम लोग जो ये मुद्दे हम लोगों ने देखे, जो मुद्दे हम लोग आगे बढ़ाना चाहते थे, बीच में रुक गए, तो उन मुद्दों को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम चाहते हैं कि समृद्ध उत्तराखंड बने। और जैसे कि अभी एक हमारी प्रवक्ता कह रही थी कि वाकई अब हम 21 साल पुराने हो चुके हैं, उत्तराखंड में 21 साल पुराना हो चुका है। जो एक युवा वाला दौर होता है वो शुरू हो चुका है अब हमारा जी। तो शिक्षा स्वास्थ्य से बढ़कर अब विकास के मुद्दों पर बात होनी चाहिए। हम लोगों पर कई हमारे ऐसी कई ग्रीन बेल्ट हैं, कई हमारे साथ वो एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं हो पाते हैं, काफी सारे ऐसे मुद्दे जो विकास के कहीं ना कहीं पेंडिंग पड़ जाते हैं। जल विद्युत परियोजनाओं में काफी स्कोप है और अभी भी मैं आपको बताता हूँ 10% ही जल विद्युत परियोजनाएं चल पा रही है। हमारे पास इतने स्कोप है कि हम उसे ठीक है संगीता जी, वसी जी जिस तरह से शिक्षा स्वास्थ्य, जी वसी जी आपके पास आते हैं, संगीता जी के पास मैं जाऊंगी सबसे पहले। संगीता जी, जिस तरह से वसी जी यहाँ पर आज प्रतिज्ञा पत्र की बात कर रहे हैं, शिक्षा स्वास्थ्य और बेरोजगारी, साथ ही साथ पलायन उत्तराखंड के बड़े मुद्दे हैं, इनको एक बार फिर से कांग्रेस अपने प्रतिज्ञा पत्र में लेकर आई है। इन्हीं मुद्दों पर आप भी बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लगता है आपको कि कांग्रेस भाजपा के सामने इन्हीं मुद्दों पर यदि आप बातचीत करेंगे तो जनता आपको स्वीकारेगी, जनता आपकी बात सुनेगी? देखिए, ये दोनों पार्टियां ही 21 वर्षों में उत्तराखंड में रही हैं, तो जनता ने देखा है कि 21 सालों में इन्हीं मुद्दों पर ये लगातार 4 विधानसभा चुनावों में वोट मांगते हुए नजर आए हैं। तो इन्होंने कितना काम करके उत्तराखंड में दिया है। आज हम अस्पतालों की बात करें तो रेफर सेंटर से ज्यादा अस्पताल नहीं बने हुए हैं, सिर्फ मात्र एक रेफर सेंटर बनकर रह गए हैं। पहाड़ों की स्थिति तो बहुत ही ज्यादा खराब है प्रियंका जी, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, एक्सरे मशीन नहीं है, अस्पतालों की ऐसी दुर्दशा है कि वहां जाकर के आपको कोई भी स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल सकता है और फिर आपको सिर्फ प्राइवेट में जाना पड़ता है।
और सड़कों की ऐसी हालत है पहाड़ के गाँव में कि 12 किलोमीटर 14 किलोमीटर तक सड़कें नहीं है मेन हाईवे पर आने के लिए, और उसके बाद आप अस्पताल जाएं तो रास्ते में कई बार मृत्यु हो जाती है। लेकिन संगीता जी माफ कीजिएगा, लेकिन संगीता जी माफ कीजिएगा, कांग्रेस के पास हरीश रावत और प्रियंका गांधी जरूर है, क्या इनका मुकाबला कर पाएंगे कर्नल अजय कोठियाल? जी बिल्कुल कर पाएंगे कर्नल अजय कोठियाल जी। कर्नल अजय कोठियाल जी ने जन सेवा, जब वो जी संगीता जी अपने फोन के अनम्यूट बटन को चेक करें आप एक बार। 10,000 से ज्यादा बच्चों को रोजगार देने का काम किया है, आर्मी में भर्ती कराने का काम किया है, तो टिकट दिलाने का भी काम किया है संगीता जी, उन्हें ही टिकट दिलाने का भी काम किया है। का चाल चरित्र चेहरा जनता के सामने है जो 21 सालों में आप लोगों ने दिया है। अगर आपने सारी व्यवस्थाएं की होती संगीता जी, मैं आपको बताता हूं नहीं होता जैसा होना चाहिए था, क्योंकि देखिए जो दल बदल की एक राजनीति है, तो अभी आप लोकतंत्र की हत्या की बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं ठीक है कुलदीप जी, अगला सवाल आपसे है मेरा। तमाम मुद्दों की तो हम यहाँ पर बात करते ही हैं, लेकिन उन मुद्दों के बीच में जिस तरह से बड़े चेहरे इस समय उत्तराखंड में लगातार अपना डेरा जमाए हैं, प्रियंका गांधी की बात कर ले, प्रधानमंत्री पहले आ चुके हैं, कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जिसे लेकर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया तक वहां पर जमे हुए हैं, और दिल्ली के तमाम नेता उत्तराखंड का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इन मुद्दों पर एक बार फिर से ये स्टार प्रचारकों के चेहरे हावी होंगे? प्रियंका, कहीं ना कहीं मुझे तो ये महसूस हो रहा है कि तमाम घोषणाओं और इन स्टार प्रचारकों की रैलियों की और तमाम इन ये कैंपेनिंग की आपाधापी में उत्तराखंड के जो स्थानीय मुद्दे हैं, उत्तराखंड की जो बुनियादी मुद्दे रहे हैं, वो कहीं खो से गए हैं। आज भले कांग्रेस का पत्र उत्तराखंडियत की बात कर रहा हो, उत्तराखंडी प्रतिज्ञा की बात कर रहा हो, लेकिन मैं जब उत्तराखंड ये कांग्रेस के घोषणा पत्र को देखता हूं तो उसमें कहा गया है कि 5 लाख परिवारों को 40,000 रुपए सालाना देंगे जी। ऐसा ही है ना वसीम साहब? जी जी बिल्कुल। हाँ, तो अब इसमें आप देखिए 5 लाख परिवारों को अगर हम 40,000 से, अगर इसको 5 लाख को 40,000 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये लगभग अरब, ये आंकड़ा अरबों में जा रहा है। बिल्कुल। ये बात ये है कि ये अरबों अच्छा, ये पैसा आएगा कहां से, ये राजस्व कहां से इकट्ठा होगा? अच्छा, दूसरा ये है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस कह रही है कि हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, यानी कि 419 रुपए सिलेंडर जो है वो पैसा जो है वो राज्य सरकार उसका भुगतान करेगी जी। तो एक तरफ अरबों रुपए आप सालाना जनता को, 5 लाख परिवारों को देंगे, सिलेंडर में आप सब्सिडी, आप स्टेट गवर्नमेंट अपनी 419 रुपए की सब्सिडी देगी, उसके अलावा बसों में आप मुफ्त यात्रा की बात कर रहे हैं, महिलाओं के लिए बसों में मुफ्त यात्रा जी, और 80,000 करोड़ का घाटा पहले ही है, पहले ही राज्य के पास इतना घाटा है, राज्य सरकार घाटे में चल रही है, कर्ज के दबाव में डूबी हुई है ना। तो ये तमाम सारी चीजें मुझे कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो देख करके मतलब मैं व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या ये चीजें संभव हैं? जी बिल्कुल। और अगर संभव है तो कांग्रेस के पास इसका क्या एक्शन प्लान है जिसको लेकर के कांग्रेस कह रही है कि ये संभव हो सके, कैसे संभव हो सकेगा? ठीक है कुलदीप जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, इसी पर हम बातचीत करेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो देवभूमि के दंगल में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा इस समय ये भी कर रहे हैं कि प्रचार तो पार्टियों के द्वारा किया जा रहा है, आज जिस तरह से कांग्रेस के द्वारा प्रतिज्ञा पत्र भी सामने लाया गया है, लेकिन उस प्रतिज्ञा पत्र में जिस तरह के वादे एक बार फिर से जनता के सामने किए गए हैं, क्या वो तमाम वादे पूरे करते समय ये संभव हो पाएगा, या एक बार फिर से जनता के सामने लोक लुभावने लॉलीपॉप के माध्यम से सिर्फ वोट पाने की कोशिश ही की जा रही है? इसी पर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सच बताएं आपको, हमको महामारी का डर तो था ही, साथ डर था बच्चों को खिलाएंगे का। फिर एक थैली राशन मोदी जी से आया और एक थैली योगी जी, वो भी बिल्कुल मुफ्त। अब देखो भैया, योजनाओं के नाम तो हमको आते नहीं, पर हिसाब करना जरूर आता है कि किसकी नीयत साफ है और किसकी टोपी में दाग है। अरे जो टोटी चुराते हैं वो रोटी क्या खिलाएंगे। सोच ईमानदार, काम असरदार।
यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। देवभूमि के दंगल में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, कम वक्त ज्यादा प्रचार। तमाम गेस्ट हमारे साथ बने हुए हैं, सीधा रुख कर लेते हैं। वसी जी, जिस तरह से कुलदीप जी का कहना था कि तमाम चीजों का वादा तो आपने कर दिया, लेकिन वो वादे पूरा करना नामुमकिन सा लग रहा है। 80,000 करोड़ के कर्ज पर अभी भी उत्तराखंड है। जिस तरह की घोषणाएं आपने की हैं, कहां से घोषणा करेंगे, और उसके ब्लूप्रिंट की यदि हम बात करें तो क्या एक्शन प्लान, क्या ब्लूप्रिंट है आपके पास? देखिए प्रियंका जी, मैं साधुवाद देता हूं कि कुलदीप जी ने एक बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है, और ऐसे कई लोगों के मन में ये प्रश्न है कि अभी हम राजकोषीय घाटा चल रहा है उत्तराखंड का, और हम इस चीज को कैसे इंप्लीमेंट कर पाएंगे। मैं आपको बताता हूं, हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन 20-21 सालों में कुछ संसाधन हमारे सीमित रहे हैं, जैसे कि जल विद्युत परियोजना और एक हमारे पास माइनिंग डिपार्टमेंट। ये दो ऐसे मुद्दे हैं जहां पर, और एक इसके अलावा एक औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र के अंदर भी आपको बताता हूँ कि जो चीजों को हम लेकर आगे बढ़ रहे थे, उस चीज पर बिल्कुल ब्रेक लगाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। हम अब इन संसाधनों के आधार पर ही पूरी एक्सरसाइज करने के बाद, पूरा होमवर्क करने के बाद हम लोगों ने घोषणाएं की हैं। हमारी कोई भी घोषणा हवाई घोषणा साबित नहीं होगी। हम अपनी एक घोषणा को इंप्लीमेंट करके दिखाएंगे। हम संसाधनों को बढ़ाएंगे उत्तराखंड के, हम सिडकुल फेज 3 भी बनाएंगे। हम इसके अलावा माइनिंग डिपार्टमेंट को भी हम उसके अंदर जो पारदर्शिता है, उस पारदर्शिता को हम लेकर आएंगे। जल विद्युत परियोजनाओं को भी हम बढ़ावा देंगे। इसके अलावा हम लोग जो आमंत्रित करेंगे कि आप उत्तराखंड आइए, उत्तराखंड व्यापार के लिहाज से भी हम लोग उसे फ्रेंडली बनाएंगे। क्योंकि आपको बताता हूं कि अभी हमारी इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक इन्वेस्टर समिट रखा था त्रिवेंद्र रावत जी के समय में। उस इन्वेस्टर समिट में यह दावा किया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कि हम लोग 1.25 लाख करोड़ रुपए का भी के जो वो उद्योग है वो हम यहाँ पर स्थापित करके दिखाएंगे। यानी इतना इन्वेस्ट होगा 1.25 लाख करोड़ रुपए का उत्तराखंड के अंदर। उसमें से 1% भी उद्योग नहीं बढ़ा है। 2 साल कोरोना काल भी निकल गए। पर्यटन क्षेत्र की इतनी बुरी हालत है कि आप देखिए, 4 धाम वाले जितने भी रूट हैं उसके ऊपर जितने भी होटल हैं, वसी जी एक सवाल, वसी जी एक व्यक्ति वहां पर परेशान है। वसी जी सुन लीजिए, एक सवाल यहाँ पर ये भी आता है कि जिस तरह से आप तमाम प्लानिंग यहाँ पर बता रहे हैं, सबसे पहले तो ये प्लानिंग पूरा होने में कितना समय लगेगा? दूसरी बात, जिस तरह से आपने अभी कहा कि केंद्र सरकार ने आपके तमाम प्रोजेक्ट पर रोड़ा लगा दिया, आप अपना काम पूरा नहीं कर पाए। केंद्र में तो अभी भी बीजेपी की सरकार है, कैसे समय पर पूरा करेंगे? हम केंद्र पर सीमित ही नहीं रहेंगे। देखिए मैंने कहा ना, 500 रुपए अगर हम सिलेंडर देंगे दाम, भले ही उसके दाम 1000 रुपए कर दे या 900 कर दे, कितनी भी टैक्स लगा दे केंद्र सरकार, लेकिन हम इतनी सब्सिडी देंगे कि हमारे एक भाई बहन को सिलेंडर के रेट 500 रुपए से ज्यादा किसी भी हाल में नहीं बढ़ेंगे। देखिए पेट्रोलियम का मैं आपको बताता हूं कि पेट्रोलियम के दाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कम हुए हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी हमारे समय पर 154 रुपए प्रति बैरल के रेट थे, और आज का अगर आप आज के रेट अगर आप देखेंगे, गूगल भी करेंगे, तो आज आपको 70 और 60 के बीच के रेट मिल जाएंगे। ठीक है, उन्होंने नहीं दी सब्सिडी, उन्होंने नहीं दी सब्सिडी, तभी तो 9.2 की वृद्धि दर दिखा रहे हैं। जीएसटी का कलेक्शन भारी भरकम दिखा रहे हैं। ठीक है वसी जी, आते हैं संगीता जी। संगीता जी, जिस तरह से वसी जी तमाम तरह के दावे करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये तमाम तरह की सब्सिडी की तो बात कर रहे हैं, पर उत्तराखंड को और ज्यादा कर्ज में डुबाने का भी प्लान बना रहे हैं? ये सब्सिडी नहीं है, ये जो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है, ये दोनों ही पार्टियों की देन है। क्योंकि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हुआ है। चाहे वो अभी हम छात्रवृत्ति घोटाले की बात करूं, तो अभी जो कैंट विधानसभा से चुनाव लड़ रही हैं सविता कपूर जी, तो 2012 से लेकर के 17 तक वो एक सोसाइटी ऑपरेट करती थी, वो उसकी खुद अध्यक्षा है, और उसने वो इतना बड़ा घोटाला किया है। और उसमें उनके बेटे जो है अमित कपूर जी, उनका भी नाम कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। तो जिस तरीके से घोटाले उत्तराखंड को मिले हैं, चाहे हम कोरोना काल में घोटालों की बात करें,
हम तो जो घोटालों ने मिलकर के उत्तराखंड को लूटा है, तो कहीं ना कहीं कर्ज का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि घोटाले 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 ही उत्तराखंड को मिले। ठीक है, और ठीक हम है। खनन की बात करें तो उसमें भी बहुत ज्यादा घोटाले हमारे सामने लगातार देखने में आए हैं, और मुख्यमंत्री जी जो धामी जी थे उनको खनन प्रेमी मुख्यमंत्री कहा भी गया। ठीक है तो कुलदीप जी, हमारे संसाधन है उन पर अगर काम होगा तो उत्तराखंड तभी विकास की ओर जा पाएगा। ठीक है कुलदीप जी, वसी जी की बातें आप सुन रहे थे। जिस तरह से वसी जी कह रहे हैं, प्लान यकीनन बेहतर हो और सही ढंग से काम करे तो अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह से सब्सिडी की ये बातचीत कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि शुरुआती प्लान यदि कामयाब नहीं होता है तो उत्तराखंड और ज्यादा कर्ज में डूबेगा? देखिए, वसीम जैदी जी की जो बातें हैं जी, और कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसमें से अधिकांश बातें तो मेरी समझ से बाहर जा रही हैं कि ये एक बहुत चुनौतीपूर्ण मुझे दिख रहा है कि इनका ये चीजें संभव हो पाएंगी। जहां तक आपने घोषणा पत्र की बात करी अभी कांग्रेस की, तो और जो बात कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे थे, तो कांग्रेस के ये घोषणा पत्र में कहा गया है कि पुलिस में 40% जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। अरे कांग्रेस की अभी जब टिकटों का आवंटन हुआ और उत्तर प्रदेश में जब प्रियंका गांधी ने भी कहा कि महिलाओं को ज्यादा संख्या में टिकट दिए जाएंगे, ज्यादा मात्रा में टिकट दिए जाएंगे, लेकिन जब उत्तराखंड की बात आ रही है तो नौकरियों में तो आरक्षण 40% सीट रिजर्व है करने की बात हो रही है, उसके वादे किए जा रहे हैं, लेकिन जब टिकटों का आवंटन की बात आई तो महिलाओं को 40% महिलाओं को भी टिकट नहीं दिए गए जी। तो ये कई सारी इस तरह की चीजें हैं जो विरोधाभासी हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में कई सारी ऐसी चीजें जो दिख रही हैं जो विरोधाभासी हैं और जो कहीं ना कहीं जनता को दुविधा में डाल रही हैं। क्योंकि जो मैंने आपसे पहले सवाल उठाया कि ये जो अरबों में जो ये बात निकल के आ रही है कि 5 लाख परिवारों को 40 लाख रुपए देना, 40,000 रुपए देना है ना, तो ये, और क्योंकि उत्तराखंड वैसी राजकोषीय के घाटे में है यहाँ। जी कुलदीप जी, अपनी बात कम समय में खत्म कीजिएगा, समय मेरे पास कम है। जी कुलदीप जी, मैं जवाब देता हूं। फिर कर्ज लेकर के तो यहाँ उधार लेकर के तो सरकार ने तनख्वाह बांटी है कर्मचारियों को। ठीक है वसी जी, 10 सेकंड में आपको दे सकती हूँ। उत्तर प्रदेश में वसी जी, कुलदीप जी वसी जी 10 सेकंड आपके पास है। उत्तर प्रदेश में लड़कियों लड़ सकती हूँ और उत्तराखंड में उत्तराखंडियत क्यों? का मैं जवाब देता हूं कि कांग्रेस अपना घोषणा पत्र के एक वादे को पूरा करके दिखाएगी, संसाधनों का बेहतर प्रयोग करेगी, उद्योगपतियों की जेब नहीं भरेगी, गरीब लोगों तक वो। ठीक है वसी जी, ठीक है वसी जी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। कुलदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद। संगीता जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देवभूमि के दंगल में हम चर्चा कर रहे थे आज, जिस तरह से समय कम है लेकिन प्रचार लगातार पार्टियों के द्वारा किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि इतने कम समय में कौन सी पार्टी जनता के बीच में वाकई पहुंच पाती है और अपने मुद्दों को जनता के बीच पहुंचा पाती है। 14 फरवरी को वोट का दिन है, उस दिन इस बात का नतीजा निकलेगा कि आखिर किस पार्टी का प्रचार प्रसार रंग लाया है। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।